टीएमसी की महिला सांसद ने संसद में बोला झूठ तो संबित पात्रा का टीएमसी सांसद को 2 टूक। घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार का किया जिक्र। ममता सरकार देती है बांग्लादेशियों को पनाह। आज उड़ीसा के यहाँ सारे सांसद बैठे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एक माननीय सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया उड़ीसा सरकार के ऊपर कि उड़ीसा की सरकार उड़ीसा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कह के उड़ीसा से बाहर खदेड़ रही है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये झूठ है, ये मिथ्या है। एटा सुद्धू मिछ कथा। ओडिशा होची जगन्नाथंकर भूमि। अंग बंग कलिंग। उड़ीसा अनादि काल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलती है। बंगला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जहाँ सभी भाषा भाषी लोगों के लिए उड़ीसा और उड़ीसा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वही ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ देश का संविधान सबसे ऊंचा है। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। इसको विड्रॉ किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, मगर उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपके संरक्षण को डिमांड करता हूं और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, उड़ीसा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। आप जिस बात की जिक्र किया है उसको हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में माननीय श्री आदित्य यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं के एक गंभीर विषय का सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बदायूं और दातागंज मार्ग पर रेलवे के फाटक पर एक ओवरब्रिज बनाने के निर्माण को लेकर के मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पे लगातार एक बड़ा समूह किसानों का गन्ने की खेती से सीधा जुड़ा हुआ है और एकमात्र रास्ता मंडियों तक जाने के लिए किसानों के पास सिर्फ दातागंज से बदायूं आने का होता है। वहीं पे जहां एक फाटक पड़ता है, वहां पे इस समय पे भारत सरकार द्वारा एक अंडरपास वहां पे पास कराया गया है, लेकिन जो कि गन्ना की फसल होती है और अन्य फसलें भी वहां पे होती हैं, तो किसानों को खासा दिक्कत आती है उस अंडरपास से जाने के लिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना होगा कि जो अंडरपास अभी स्वीकृत किया गया है, उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, अगर तत्काल ही रेलवे मंत्रालय इसको संज्ञान में लेता है तो वो अंडरपास को परिवर्तित करके हम लोग उसके ऊपर अगर एक ओवरब्रिज बनाएंगे तो मैं समझता हूं किसानों को ज्यादा सहूलियत होगी। तो आप सभी इन चीजों को देखें और साथ में ये भी देखना होगा, क्योंकि कई जगहों पे जहां अंडरपास बने हैं वहां पे पानी के भरने का भराव का जो समस्या होती है उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक मात्र सोल्यूशन इसका एक ओवरब्रिज होगा, इसका मैं ध्यान देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रिकू एंड्रू। Thank you, Mr. Chairperson, for allowing me to raise a very important issue concerning the road construction that is currently taking place from Shillong to Dauki and the western bypass under the NHIDCL. Through you, Mrs. Chairperson, I would like to request the concerned minister to consider paying compensation to the farmers, then the homestay operators, store operators, whose livelihood have been greatly affected due to the unmindful dumping of debris along the streams. And this has affected, the paddy fields. It has affected the
water source of many people who have been living, through depending on these natural resources. And therefore, I would urge, or rather I would request the concerned minister to consider some kind of compensation to these people, and at the same time to take stern action against those involved in such unmindful and selfish act by contractors in the name of development. Thank you, Mr. Chairperson. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं चर्चगेट विरार डहाणू खंड पर 15 कोच लोकल सेवाओं को शीघ्रतम प्रारंभ करने की मांग करता हूं। विरार डहाणू खंड पर बढ़ती भीड़भाड़ और यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख यात्री पालघर लोकसभा से सेवा लेते हैं। माननीय महोदय, मैं ये मांग करता हूं कि डहाणू रोड से 15 कोच लोकल सेवाओं की यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। अभी पहली बार 15 कोच हाई कैपेसिटी लोकल ट्रेनों को शुरू करने की योजना तैयार की है, उसका संचालन तुरंत प्रारंभ किया जाए। और साथ ही साथ में डहाणू रोड से सुबह चर्चगेट की तरफ 4 बजे नई लोकल की आवश्यकता है वो शुरू की जाए। एसी लोकल जो चर्चगेट से विरार तक सीमित है वो डहाणू तक चलाई जाए, और पीक आवर्स में जो 6 और 7 के बीच में 2 एक्स्ट्रा लोकल डहाणू विरार और विरार डहाणू तक शुरू की जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री KS बंडाबा जी। थैंक यू सभापति जी। मैं महाराष्ट्र सरकार की गंभीर लापरवाही को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। महोदय, महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन पशु चिकित्सा और दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में लगभग 60% पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसर के तो उससे ज़्यादा खाली हैं। यह किसी एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे पशुपालन क्षेत्र की तबाही का संकेत है। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं है, लगातार सेवानिवृत्तियां, और आज हाल यह है कि सिर्फ 40% स्टाफ पूरे राज्य की पशु चिकित्सा शिक्षा को संभाल रहा है। महोदय, यह शैक्षणिक ढांचे का पतन है। इसका परिणाम मेरे चुनाव क्षेत्र के उदगीर के कॉलेज पर भी पड़ा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय मंत्री से यह मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की 100% फैकल्टी भर्ती तुरंत शुरू की जाए। VCI और ICAR के सभी मानकों का तत्काल अनुपालन किया जाए। महोदय, यह मुद्दा सिर्फ शिक्षण संस्थानों का नहीं बल्कि पशुधन, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करता है। धन्यवाद। माननीय श्री मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया ऑनरेबल सर। सर, पिछले कई सालों से लद्दाख की आवाम यूटी सेटअप से नाखुश, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए वहाँ जमहूरी सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की मांग पुरअमन तरीके से की जा रही है। सर, 24 सितंबर को जो वाक़या वहाँ पे आया वो इसी बेचैनी का नतीजा है। सर, लद्दाख के तारीख में ये पहली बार ऐसा वाक़या हुआ है। बदकिस्मती से लद्दाख के आवाम को इस वाक़े के लिए बैरूनी अनासिर से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि लद्दाख के लोग हमेशा से अमन पसंद और पुरखलूस समझे जाते हैं। लद्दाख के लोग बिलखुसूस हुब्बुल वतनी और देशभक्त है और उन्होंने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। सर, पिछले कई सालों से लद्दाख के जो नौजवान तबके हैं, खुसूसन तालीमी याफ्ता नौजवान जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी पर्दे में लगा दी, हालिया सालों में पिछले बेरोजगारी के और बेकारी की से बहुत परेशान और मायूस थे। सर, आज लद्दाख में ग्रेजुएट बेरोजगार पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। सर, 24 सितंबर को लद्दाख में जो वाक़या हुआ वो हमारे लिए भी एक अलगनाक सानिया था। वो बस नौजवानों के जो झुंझुनाहट था, उनके परेशानी थी, इसके पीछे किसी किस्म का गलत इरादा नहीं था, बल्कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग जो अनजाने में या जज्बात में आकर इस हुजूम का हिस्सा बन गए। इन पर मुख्तलिफ सेक्शन में मुकदमात दर्ज किए गए। बहुत से लोग आज भी जेलों में बंद हैं, कुछ जमानत पर बाहर है, लेकिन थानों के चक्कर काट रहे हैं। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि जिन लोगों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जो लोग जेल में है और जमानत पर बाहर है, इन्हें भी एक हीलिंग टच की तहत, जैसा कि दूसरे कई रियासतों में इससे भी संगीन हालात में रियायत दी गई है, इस तरह इन मुकदमात को भी एक बार के खुसूसी अक़दाम के तहत